गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, परसों यानी कि 12 फरवरी को होने वाली उत्तराखंड राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा से संबंधित आज ही हम 20 से 25 प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला कर रहे हैं हिंदी की, जिसमें से कि आपके परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। आप एक बार ज़रूर इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले और इसे ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं, इसमें से एक बार इसे सॉल्व करके जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करके। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक खलक का, रहीम की, अमीर खुसरो की या अकबर की। तो खालिक बारी, अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। रहीम की रचनाएं तो है नहीं है, तो खालिक बारी जो रचना है वो किसकी है, अमीर खुसरो की है। इसके बाद है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी से, अर्धमागधी से, मागधी से या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो मैथिली का, शौरसेनी से तो होगा नहीं मैथिली का विकास, तो मैथिली का जो विकास होगा वो किससे माना जाएगा, मागधी अपभ्रंश से माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सही शब्द कौन सा है। जुलूस, आप्लवित, पारितोषक या अतिशयोक्ति। तो इसमें जलूस नहीं होता है, जुलूस होता है। आप्लवित, ठीक है, आप्लवित, तो ये आप्लवित होता है, आप्लवित नहीं। प्लवित का मतलब होता है तैर, यानी कि पानी में जो है ना तैरना। पारितोषक, तो पारितोषक ना होकर पारितोषिक होता है। और यहाँ पर है अतिशयोक्ति, अतिशय और उक्ति। तो ये लोग सोचते हैं कि ऐसा आधा होना चाहिए, तो आधा नहीं, यहाँ पूरा ही होता है। तो अतिशयोक्ति यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो अब ये जो है अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है जिसमें भी सही वर्तनी यानी कि खोजना है। नित्यंगना, पूजनीय, केंद्रीयकरण और शुभेच्छुक। तो आप देखते ही हैं कि शुभोक्षुक की भी क्या है, गलत है। इसके बाद आपका केंद्रीयकरण लिखा है, केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। और ये नित्यांगना होता है, नित्यांगना, यानी कि आ में बड़े आ की मात्रा होती है। तो आपका पूजनीय सही होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, पूजनीय। इनमें सांकल का तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। यानी सांकल का तत्सम शब्द हमको इसमें बताना है कि सांकल का तत्सम शब्द कौन सा है। सांकल्य, संकुल, सायंकलह या श्रृंखला। तो सांकल जो चेन होती है ना, इंग्लिश में जिसे चेन बोलते हैं, ठीक है, उसी का ही ये तत्सम पूछ रहा है, तो उसका तत्सम होता है श्रृंखला। अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा। अस्थि तत्सम शब्द है, तो अस्थि का हड्डी होगा, अथ होगा, हस्ती होगा या असी होगा। तो अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा, यहाँ पर हड्डी होगा। अगला बोल रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। घृत, अतिन, दुग्ध और आंसू। तो इसमें घृत तो बिल्कुल है तत्सम, अतिन तत्सम है, दुग्ध भी है। आंसू जो है ये तत्सम नहीं है, क्योंकि आंसू का क्या होता है, अश्रु होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये आंसू तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। अगला प्रश्न है, जीभ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। इसे बताते हैं वचन, रसना, ध्वनि या जीव। तो जीव तो जीव का होगा नहीं, ध्वनि तो
किसका होता है? आवाज़ का होता है। वचन तो बोलना होता है, तो जीभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रसना हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरंग किसका पर्यायवाची है? क्षीण का, काया का, उर्मी का या प्रतिकृति का? तो प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोस्टेट, यानी कि उसी तरह का फिर फोटो बना लेना। और काया का मतलब होता है शरीर, और क्षीण का मतलब होता है पतला। तो तरंग का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? उर्मी है। ठीक है, अगला है दास किसका पर्यायवाची है? तो दास किसका पर्यायवाची शब्द है? किन्नर का, नायक का, सेवक का, ये इनमें से कोई नहीं। दास, तो दास जो है ना किन्नर का तो होता नहीं है, नायक का भी नहीं होता, तो दास का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। ठीक है, तो दास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर दिया है अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान, सम्मान, आदर या सत्कार? तो आदर का विलोम, इनका सबका अर्थ एक ही है, लेकिन अनादर का जो विलोम होगा वो होगा आदर। आदर का विलोम होता है अनादर। ठीक है, सत्कार का विलोम होता है दुत्कार। ठीक है, सम्मान का विलोम होता है असम्मान। और जो मान का विलोम होता है वो क्या होता है? मान मर्दन। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको इतने और ढेर सारे बता दिए। इसके बाद है अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विराग, विरक्ति या तिरोभाव या संसक्ति? ठीक है, तो अनुराग का होता है विराग, और अनुरक्ति का मतलब होता है विरक्ति। ठीक है, आ गया होगा समझ में? तो आपका हो जाएगा अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अगला प्रश्न है, आप बताइए शब्द युग्म है, इनके उत्तर बताना है। आद्य और अद्य, इसका शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? वर्तमान और भूत, पहला और आज, मर्यादा और अनुचित, प्रकाश और वर्तमान। तो इनमें से एक का भी पता हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो अद्य का मतलब होता है आज, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा। और आद्य का मतलब होता है पहला। इसके बाद है आचार और आचार्य। ठीक है, तो आचार्य का मतलब क्या होता है? पुरुष, स्वभाव, कथावाचक या विद्वान। तो आचार्य का अर्थ होता है विद्वान, तो आपका यही हो जाएगा। आचार का मतलब होता है रीति व्यवहार। ठीक है, यानी कि आचार विचार यानी कि व्यवहार, तो आपका हो जाएगा आचार और आचार्य का रीति और व्यवहार। इसका प्रश्न है कि ईसा और ईसा, ठीक है, ईसा, इसका अर्थ क्या होगा? महान और तपस्वी, परोपकारी और प्रभुत्व, त्याग और ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य और हल की लंबी यानी लकड़ी, जिसमें हल में जो है ना जो लंबी लकड़ी लगी रहती है, क्या उसे बोला जाता है क्या? तो इसमें होगा ईसा का मतलब होता है ऐश्वर्य, और इस ईसा का मतलब होता है हल की लंबी लकड़ी, जो हल में लंबी सी लकड़ी लगी रहती है, जिसको आगे ले जाकर के जुए पर रखा जाता है और फिर बैलून को खींचते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ईसा, और ईसा का हो जाएगा ऐश्वर्य और हल की लंबी लकड़ी। अगला प्रश्न है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए प्रश्न है। त्याग करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिहासु, त्याज्य, जिष्णु या जुगुप्सा? ठीक है, तो जुगुप्सा क्या है, जिष्णु क्या है, त्याज्य क्या है और जिहासु क्या है? तो त्याग करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिहासु कहा जाता है। त्याज्य का मतलब त्यागने योग्य। ठीक है, जिसे त्याग करना हो। ठीक है, यानी कि जो चीज त्याग करना हो उसे त्याग करने योग्य, उसे त्याज्य बोला जाता है। इसके बाद है सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तितिर्षा, तितिक्षा, तर्जित और तीर्णा। तो सर्दी, गर्मी और दुख को सहन करने की शक्ति को कहा जाता है तितिक्षा। पति पत्नी का जोड़े क्या कहा जाता है? युगल, युग्म, दंपति या स्त्री पुरुष? युगल तो कहा जा सकता है,
ठीक है, लेकिन पति पत्नी के जोड़े को क्या कहा जाता है, दंपति भी कहा जाता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दंपति ज़्यादा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ठा, ढा और अणा व्यंजन किस प्रकार के हैं। टा वर्ग के काकल्य व्यंजन, पा वर्ग के तालव्य व्यंजन, वा वर्ग के कंठ व्यंजन या टा वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन। तो आप जानते ही हैं कि ये सब टावर के हैं, तो टावर के काकल्य नहीं है, बल्कि ये टावर के क्या हैं, मूर्धन्य व्यंजन है। का वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं, वर से कंठे, तालव्य या मूर्धन्य। तो का वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं, कंठे होते हैं। अब इसमें प्रश्न कह रहा है, इनमें से काकल्य व्यंजन कौन सा है, या, सा, टा या हा। तो काकल्य व्यंजन कौन सा है, यहाँ पर हा है। अगला प्रश्न है, सदा बहुवचन शब्द होते हैं कौन से, पुलिस, जनता, पानी, आग, प्राण, हस्ताक्षर या वर्षा और दूध। तो इसमें एक ही होगा जो सदा बहुवचन होगा, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, सदा एक वचन होंगे। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो हमारा दिया है पुलिस और जनता, ये सदा एक वचन होता है। पानी और आग यानी कि द्रव्यवाचक जो होते हैं, वर्षा और दूध, ये भी क्या होते हैं, सदा एक वचन होते हैं। प्राण और हस्ताक्षर हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अलग या पृथक होने का भाव निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, यानी कि अलग होने या जो है पृथक होने के लिए विशेषता किसमें, संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन, अधिकरण कारक। तो संबंध काकी के संबंध बताता है, संबोधन हेभो अरे बताता है, अधिकरण ये बनाता है में और पर। तो बचा अपादान, अपादान से पृथक होने के लिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये अपादान, पृथक होने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो, सो, स्वयं और खुद, आप और तुम और कोई और कुछ। तो जहाँ पर अनिश्चितता का बोध होता है वही तो अनिश्चयवाचक होता है। तो कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ऐसी घटनाएं तो मैंने कभी नहीं देखी किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसी घटनाएं की बात कर रहा है। जो घटना है, तो घटना क्या है, ये संज्ञा है, और उसके बाद ऐसी, तो ऐसी क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन जो है ये कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, क्या मौलिक है, निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक है, तो ये ऐसी जो है वह यह से बना है। तो ये यह और वह निश्चित यानी कि सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, और ये यह और वह इससे बना हुआ है, या जो और सो से बना लीजिए। तो ऐसी घटनाएं तो मैंने क्या किया है, कभी नहीं देखा। तो ये हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, तैरना भी एक कला है, इसमें तैरना क्या है। ठीक है, तो तैरना क्या है, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक यानी कि क्रियार्थक संज्ञा या प्रेरणार्थक क्रिया। तो तैरना भी एक कला है, ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा, यानी क्रिया जो है उस संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य होता है किसमें, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में, विधिवाचक वाक्य में। तो आश्रित उपवाक्य किसमें होता है, मिश्र वाक्य में हो जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है, संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी ब्रजभाषा, अवधी व राजस्थानी पिंगल भाषा, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। तो ये पैदा हुई राजस्थान से, ठीक है, और रही हैं ब्रज में। तो इनकी जो भाषा है वो है राजस्थानी और ब्रजभाषा का मिश्रण।
अगला प्रश्न है, मीराबाई ने अपने पदों में राजस्थानी भाषा के साथ साथ किन शब्दों का समन्वय किया है? गुजराती का, अवधी का, अपभ्रंश शब्दों का या खड़ी बोली का? तो इन्होंने अवधी और खड़ी बोली का कोई मैटर ही नहीं, अपभ्रंश का ही मैटर नहीं। गुजरात में रही हैं, ठीक है, तो ये राजस्थान से निकलकर गुजरात में, गुजरात के बाद ये चली गई थी मथुरा वृंदावन में, ठीक है, तो इनमें जो है ना गुजराती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ये सभी क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं दान लीला, सुजान रसखान, अश्वछाप और प्रेम वाटिका। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रेम वाटिका, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रेम वाटिका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? महादेवी वर्मा जी के संबंध में कौन सा कही कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास मिलता है। इनके गीत भाव प्रधान है। इनकी पहली रचना रश्मि है, ठीक है। देखिए इनकी यही है, इन महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, ये गलत है, यही वाला गलत है, बाकी सभी चीज़ें। इनकी कविताओं में चित्रों जैसी रचना का आभास मिलता है, तभी तो जो है यानी कि इनकी कविता काफ़ी क्या है, भाव प्रधान है। इनकी पहली रचना क्या है, रश्मि है। इनमें भी कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। बादल कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। नौका विहार कविता का समापन दार्शनिकता से हुआ है। कामायनी में शैव दर्शन का प्रतिपादन है और राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है, ठीक है। तो इसमें बादल कविता सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, बल्कि ये निराला जी की है, तो यही असत्य हो जाएगा। नौका विहार का समापन दार्शनिकता से होता है, सही है। कामायनी में शैव का संपादन है, बिल्कुल है। राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक तो करेला दूजे नीम में चढ़ा, इसका अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य, एक गुण दो दुर्गुण, दोहरा सद्गुण या दोहरा दुर्गुण? तो आपने अच्छी तरह समझ ही लिया होगा इसका। करेला भी दुर्गुण होता है, नीम भी दुर्गुण होता है, तो दोहरा दुर्गुण यानी कि दोनों क्या होते हैं, दोनों दुर्गुण है, इकट्ठा हो जाते हैं। ओछे की प्रीति बालू की भीति, ओछे की प्रीति बालू की भीति, ठीक है। बालू की जब भीति का मतलब दीवार बनाते हैं तो तुरंत ढह जाती है, यानी अस्थिर होता है। तो ये नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है, नीच की मित्रता हानिकारक होती है, ओछा व्यक्ति प्रीत नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा कि जो ओछा का मतलब नीच व्यक्ति की मित्रता क्या हो, नीच व्यक्ति की मित्रता क्या होती है, क्षणभंगुर होती है, यानी कि बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाली होती है। अगला है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ क्या होगा? राजा भोज के महल से गंगू तेली का घर निकट था। उच्च और निम्न की तुलना कैसी हो सकती है? गंगू तेली भोज की तरह न्यायप्रिय था, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए राजा और जो है यहाँ पर गंगू तेली की बात की जा रही है, तो यहाँ पर है राजा उच्च का है और ये निम्न का है, तो उच्च और निम्न की तुलना क्या हो सकती है, नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, शासनादेश यानी जियो का आरंभ किस उपवाक्य से किया जाता है? आपके पत्रांक दिनांक के संदर्भ में निवेदन है कि, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, विनम्र निवेदन है कि, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ठीक है। तो जो शासनादेश शुरुआत होता है, ठीक है, जियो होता है, वो शुरुआत होता है कहाँ से? ये तो निवेदन दिया है, ये भी निर्देश हुआ है, ये सरकारी पत्र होता है, ठीक है, विनम्र निवेदन हुआ, और यहाँ क्या है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो कुछ समझ में आया?
अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। जियो यानी शासनादेश को ही सरकारी पत्र बोलते हैं, और सरकारी पत्र की भाषा होती है मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि। तो सरकारी पत्र कहाँ से शुरुआत होता है? यहीं से शुरुआत होता है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। तो आपको उत्तर हो जाएगा ये। व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय देश, कार्यालय ज्ञापन, अर्थशासकीय पत्र, राजाज्ञा या शासनादेश। तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत शैली में जो लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, कार्यालय देश, कार्यालय ज्ञापन और शासनादेश ये तो सब आदेश के रूप में लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं, और इन्हें एक बार आप लोग देख लीजिए। हो सकता है कि आप लोगों के जो प्रश्न पत्र है तो उसमें कुछ प्रश्न इसमें से क्या हो जाएं, आ जाएं। तो आप सभी लोगों को आपके अच्छे पेपर होने के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से कीजिएगा, और जो मेहनत किया है आप लोगों ने अपने विश्वास से, ठीक है, पेपर कीजिएगा, अच्छा होगा। और ईश्वर करे आप लोग सफल हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने ग्रुप्स में जो भी आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर जो है शेयर कीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।